हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेकरेंस रिलेशन की। अब रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? तो देखो, बेसिकली रेकरेंस रिलेशन में एक इक्वेशन ही होती है जो फंक्शन को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि कोई वैल्यू हो गई या फिर कोई छोटे छोटे इनपुट्स हो गए। ठीक है, तो उसकी टर्म्स में ये हमारे फंक्शन को डिस्क्राइब करती है, तो उसे ही हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली वो इक्वेशन बन जाती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो क्या होगी? It is an equation और inequality, ठीक है, जो किसको डिस्क्राइब करती है? अभी मैंने क्या बताया? That describes a function in terms of, किसके टर्म्स में? In terms of its value और स्मॉलर इनपुट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसको रेकरेंस रिलेशन या फिर हम इसको एक इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन ये होती कब है? ये होती है जब हम कैलकुलेट करते हैं ना टाइम या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एल्गोरिदम की, ये तब होता है। तो हम इसको, इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट ऑफन अराइजेस इन कैलकुलेटिंग द टाइम and space complexity of algorithm. ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व करी जा सकती है या फिर हम रेकरेंस एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन को भी ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी डेफिनेशन लंबी हो जाए। एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड आइदर बाय, किससे हो सकती है? यूजिंग या फिर राइटिंग, कुछ भी लिख लो। ठीक है, रेकरेंस इक्वेशन। तो बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो, रेकरेंस जो कंप्यूट करता है ना सीक्वेंस, वो के से होता है। ठीक है, देखो, द रेकरेंस कंप्यूट द नेक्स्ट सीक्वेंस फ्रॉम के। ठीक है, प्रिसीडिंग वैल्यूज, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज, हम कैसे हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो देखो। ये मैं आपको अभी धीरे धीरे समझाऊंगी, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। एफ ऑफ एन माइनस वन, एफ ऑफ एन माइनस वन टू से एन माइनस के, मतलब 1 2 फिर के तक। ठीक है, इस फॉर्मूला को ही हम रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब ये हमारा, अभी तक हमने रेकरेंस रिलेशन की डिफाइन पढ़ी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये इक्वेशन है या फिर इनइक्वालिटी है जो किसको डिस्क्राइब करती है? फंक्शन को। किसकी टर्म्स में? वैल्यू की या फिर स्मॉलर इनपुट्स की। इट ऑफन अराइजेस इन कैलकुलेटिंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। कब होता है भाई टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब। एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आइदर बाय यूजिंग रेकरेंस इक्वेशन। ओके, तो अभी तक हमारी डेफिनेशन सिंपल थी, कोई भी डेफिनेशन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे आते हैं मेथड्स। मेथड्स फॉर सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन। अब जो हमारे मेथड्स हैं ना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में कई बार वो लोग पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से मेथड हैं जो इसमें हमारे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है जिसमें हम गेस करते हैं हमारा बाउंड, फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके अपने गेस को करेक्ट करते हैं। तो हम यही सेम लाइन लिख लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दिया करो, बस उसको याद रखा करो, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वन इन विच वी गेस अ बॉन्ड, बाउंड, एंड देन किसका यूज करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैंने आप लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ओके, और हमारी एल्गो की वीडियोस में भी है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन किसको क्या प्रूफ करने के लिए? अपने गेस को करेक्ट प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव आवर गेस करेक्ट। ठीक है, अब इसके बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, स्टेप 1 में हमारा आता है
ओके, वीडियो इज ऑन। तो स्टेप 1 में हमारा आता है गेस द सॉल्यूशन। ठीक है, गेस द सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे आएगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू एन लॉग एन। ठीक है, देन हमारा आता है टी ऑफ एन लेस देन सी ऑफ एन लॉग एन। ये मेरे को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है जो मेरी पहली वीडियोस देख चुका है। हमने अपनी उस वीडियोस में बात करी थी जब हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ रहे थे कि ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, नॉर्मली नाउ यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें अभी तक आपको कुछ लगा कि कुछ इसमें से समझ ना आया हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जिसमें हम एक बाउंड गेस करते हैं और अपने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके अपने गेस को करेक्ट प्रूव करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, सॉल्यूशन को गेस करना है, उसके ये फॉर्मूले होते हैं। देन स्टेप 2 में हम मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये था। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें क्या बोला है कि हमें अपना जो है अपना गेस, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, गेस द सॉल्यूशन। ठीक है, तो गेस द सॉल्यूशन में अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने अपना वही, हम सेम चीज़ आपको ये वाली लिखनी है, ओ एन लॉग एन देन टी ऑफ एन लेस देन सी ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, देन स्टेप 2 में आपको क्या करना है, नाउ यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमने अपने स्टेप्स लिख लिए। ये आपको ना जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देने जा रहे हो तो ये स्टेप्स आपको लिखने ही लिखने हैं, चाहे आपको ये स्टेप पता है नहीं पता है ऑब्वियसली, मतलब लेकिन आपको ये स्टेप लिख के आने ही हैं। जब आप किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हो आपको पहले ये 2 स्टेप्स लिखने हैं, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गेस है वो अब देखेंगे हम किसके लिए होल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो देखो सपोज करो अगर आपने यहाँ पे 1 पुट करा है, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 2 ऑफ टी, एन हमने 1 पुट करा है, एन यहाँ पे 1/2 होगा प्लस 1। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, टी प्लस 1 आया, राइट। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, टी प्लस 1 का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे, हेयर आर गेस डजंट होल्ड फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, बिकॉज t1 हमारा किससे लेस देन इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ 1 log 1, या फिर इसको ऐसे log लिख लो। ठीक है, और t ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन हुआ t ऑफ 1 के साथ। मैंने बताया ना यहाँ पे देखो 1 ही तो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा t1 जा t हुआ प्लस 1, तो हमारा ये आ रहा है, तो वो 1 के लिए होल्ड नहीं हुआ, बिकॉज हमारा जो t ऑफ 1 है, अभी हमने इसमें वैल्यू में पुट करके देखा, t ऑफ 1 वो कम है किससे, कांस्टेंट ऑफ लॉग से। मतलब कि यहाँ पे तो कुछ भी 1 लॉग, यहाँ पे तो कुछ भी लॉग है, उससे छोड़ो, लेकिन उससे तो कम है ना। यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कि अगर सपोज मैंने अपने इसी टर्म को किसी कांस्टेंट सपोज c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा t ऑफ 1, तो हमारा ये लेस देन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप ना सेम रहता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए एक लाइन समझो, हेयर आर गेस डजंट होल्ड फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने ये लाइन लिखी, इसको बस हम कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन विथ t ऑफ 1। अभी के लिए इसको बस नॉर्मली समझो कि हमारा 1 से वो प्रूव नहीं हुआ। अब देखो हमें ना बेसिकली 2 से प्रूव करेंगे, हम n को 2 प्रूव करेंगे। देखो t ऑफ 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने इस फॉर्मूला को हम लेके चले हैं, क्योंकि देखो अगर इस फॉर्मूले को हमने लिया था, यहाँ पे t ऑफ 1 था, तभी तो कांस्टेंट हमारा 1, हमने वो n हमारा 1 था, n log n 1 log 1 हुआ। ठीक है, और कांस्टेंट था, तो हम उस हिसाब से हमने करा। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं कांस्टेंट, फिर हम n की जगह 2 रखें, 2 log 2 हुआ,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी ऑफ टू क्या होगा, टी ऑफ टू में मतलब इस वाले पूरे में n की जगह 2 पुट करो, क्योंकि टी ऑफ n तो ये है, तो टी ऑफ टू में इस n की जगह 2 पुट होगा, 2t n/2 है तो 2/2 हो जाएगा प्लस 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, लेस देन, अब यहाँ पे लेस देन में क्या आएगा हमारा कांस्टेंट, देखो यहाँ पे कांस्टेंट 2 log 2 हमारा क्या होता है, 2 log 2 हमेशा हमारा 2 ही होगा, ठीक है। अगर आपको बेसिकली कुछ लॉग्स की वैल्यू याद नहीं है तो एक बार अगर आप गूगल भी कर लोगे तो भी आपको लॉग की वैल्यूज पता चल जाएंगी। देखो यहाँ पे क्या आया 2t प्लस 2, ठीक है, सॉरी 2t ऑफ 1 है ना, ओके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2t ऑफ 1 प्लस 2, ठीक है, लेस देन कांस्टेंट ऑफ 2, ठीक है। अब देखो 2t ऑफ 1, t ऑफ 1 हमारा क्या आया था, t ऑफ 1 में अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा पुट करके अब हम लॉग की वैल्यू अगर लगा के देखें कि आ रहा था, तो देखो 2t 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो t प्लस 1 हमारा जो t ये था ये आया था, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे ही देखें तो t हमारा जो है वो कांस्टेंट था, लेकिन अगर हम इन टर्म्स में देखें तो हमने उसको 0 माना है, क्योंकि जब भी अगर आप 1 ले रहे हो ना तो 1 के लिए आपको ये वाला 0 मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने सपोज 0 लिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे +2 लेस देन कांस्टेंट ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है, विच इज ट्रू। अब आप कहोगे मैम एक तरह से तो ये ज़बरदस्ती हुई, क्योंकि ये t+1 था, हमने इसे 0 माना। मैंने आपको क्या बताया था, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है प्रूव आर गेस करेक्ट, अपने गेस को करेक्ट प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ 0 लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही हम ये लाइन लिख सकते हैं, सो t ऑफ 2 लेस देन c ऑफ n log n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू ट्रू। अगर आपको पता होगा तो हमने अपने PMI में भी यहाँ पे ये किया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कुछ स्टेप्स ज़रूरी होते हैं चाहे वो हों या ना हो। PMI में हम क्या करते थे, पहले हम 1 के लिए लेते थे, फिर हम k के लिए लेते थे, फिर हम k+1 के लिए लेते थे, यहाँ हमने 1 और 2 के लिए लिया। अब इसका हम इंडक्शन स्टेप करेंगे। देखो इंडक्शन स्टेप में क्या होता है, एज्यूम करेंगे, नाउ एज्यूम इट्स ट्रू फॉर n। अब ये हमें ये प्रूव करना है कि ये n के लिए भी ट्रू है, तो n के लिए हमारे पास अभी तक ये टर्म थी n log n, ठीक है। अब हमें n तो रखना है, उसमें तो n ही है ऑलरेडी ये, तो हमें कुछ रखने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t ऑफ n लेस देन ये जो c ऑफ n log n था ना, इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमारा t ऑफ n था ना, देखो t ऑफ n हमारा क्या था, यही तो था 2t n/2 प्लस n, तो इसी को वैल्यू पुट कर दो, देखो 2t n/2 प्लस n, ठीक है। अभी के लिए हमने ये करा। अब देखो अगर हमें मैथ की टर्म्स में जाओ, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो t ऑफ n ये था, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो हमारा t, इसको भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ t ऑफ n/2 लिखा है, तो आप क्या करोगे, तो आप यही करोगे ना कि मैम अगर हम t ऑफ n में हमारा ये था, तो अगर मैं सिर्फ t/n/2 की बात करूँ तो हमारा n की जगह इस पूरे में क्या पुट होगा, n/2, समझे, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 ऑफ, यहाँ पे देखो तो ये होगा 2t n/2 प्लस दिस और फिर यहाँ पे n/2, ठीक है। लेकिन अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, हमें यहाँ वाली वैल्यूज़ में हम लेके आएंगे। तो ये जो हमने अभी ये वाली वैल्यू हमने ले ली, अब ये जो t n/2 है ना, हम इसे log की वैल्यू में लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा c n/2 log n/2, ठीक है। तो इसको लिखो, देखो यहाँ पे हमारा आएगा c n/2, ये वाला हम मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, सीलिंग फंक्शन, देखो n/2 प्लस n, ये वाला n ये रहा, और t ऑफ n/2 को हमने इस पूरे ब्रैकेट में लिया, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब देखो अगर आप इसको खोल रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, c n/2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है log n/2 प्लस n, इतना है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ क्या बचा, सी एन लॉग एन बाय 2 प्लस एन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस वाले में क्या होगा, हमारी ना एक लॉग की ना आइडेंटिटी होती है, यहाँ लिखा है ना लॉग एन बाय 2, तो हमारी एक लॉग ए बाय बी की आइडेंटिटी होती है, जिसका मतलब होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सी ऑफ एन हमारा ऐसे ही रह जाएगा, लॉग यहाँ इसका क्या हो जाएगा, लॉग एन माइनस 2, ये ए हो गया ये बी हो गया ना, तो माइनस लॉग 2। ठीक है, इतना समझ आया, प्लस एन, ये सी ऑफ एन हमारा इसमें रहेगा। अभी तक हमारा ये बना, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करोगे, अब मैं इस सी ऑफ एन को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, सी एन लॉग एन यहाँ बन गया, यहाँ सी एन लॉग 2 बन गया, यहाँ पे हमारा प्लस एन तो था ही। ठीक है, अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एन से, और फिर हमारा log 2, जो log 2 होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट अब हमारा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट सी एन लिख सकते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो जो भी ये मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट तो आएगा ही ना एक। ठीक है, तो देखो यहाँ ये बेसिकली ना मैथमेटिकल टर्म्स है लॉग्स वाली, तो अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स होंगी तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमारा अब तक ये बन गया, अब जब हमारा ये पूरा बन गया तो यहाँ पे ये जो पूरा कांस्टेंट है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ऑफ एन लॉग एन दिस ऑफ सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा लार्ज एन के लिए था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था, इसीलिए हमने इसे ऐसे किया। कांस्टेंट टर्म्स का ना ये लॉजिक होता है कि हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं बिग ओ के लॉजिक में। ठीक है, देन हमारा क्या बन गया, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 0 फॉर एन लॉग एन। ओके, सो ये हमारा फाइनली बन गया। ठीक है, इतना ही था इस वाले में सब्स्टिट्यूशन मेथड में। उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा रिकर्जन ट्री मेथड। आई होप फ्रेंड्स ये सब आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल था पर इतना एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर जो मैंने बताया उसे आप 1-2 बार भी समझ लोगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। बस यहाँ तक याद रखना। देखो अगर आपको लगता है ना यहाँ ये जो 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स में आपको ये लॉग वाली आईडीज याद रहेंगी नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंट वाला लॉजिक याद रहेगा नहीं रहेगा, तो आप उसको यहाँ तक छोड़ाना। यहाँ तक छोड़ के आने के बाद आप ये लास्ट लाइन लिख देना, कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर करके आना। ओके, रिकर्जन ट्री मेथड में क्या होता है, देखो ये सबसे कन्वीनियंट वे होता है विजुलाइज करने का कि क्या हुआ जब हमारा रेकरेंस आइट्रेट हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली लाइन है, इट इज अ कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज व्हाट हैपन्स when a recurrence is iterated। ठीक है, बेसिकली ये सबसे कन्वीनियंस वे है ये विजुलाइज करने का कि जब हमारा रेकरेंस आइट्रेट हो रहा था तो क्या हुआ था। ठीक है, सब अब इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, किसकी, रेकरेंस रिलेशन की। तो इसको भी अगर मेरे को लिखने की ज़रूरत है तो लिख लेते हैं, सपोज इट इज़ अ pictorial representation of given recurrence relation। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है गिवन रेकरेंस रिलेशन की, जो क्या शो करेगा कि हमारा रेकरेंस जो है वो बाउंड्री कंडीशंस तक डिवाइड करा गया है। ठीक है, विच शोज how recurrence is divided till boundary conditions। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए यूज होता है। अब ये स्पेशली किसको यूज सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, ऑब्वियसली रेकरेंस को। तो ये वाली लाइन लिख लेना, इट इज स्पेशली यूज टू सॉल्व अ रेकरेंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, टी ऑफ एन, इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं बता रही हूँ, टी ऑफ एन टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है, जहाँ पे ए हमारा 1 से बड़ा होता है और बी भी हमारा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये किसके लेस देन होता है, 2 ऑफ
सी n/2 फ्लोर फंक्शन log n/2 प्लस n, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? रनिंग टाइम। इट डिस्क्राइब्स रनिंग टाइम ऑफ एनी डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसमें बस हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने लगी तो वो बहुत वास्ट हो जाएगा, एग्जाम में भी इतना नहीं आता, इतना ही पूछा जाता है। और अगर इसकी कुछ और डिटेल्स होंगी तो वो हम आगे देख लेंगे जब आगे आने वाली डेज होंगे, ठीक है। तो रेकरेंस ट्री में क्या होता है? कन्वीनियंट वे है हमारा क्या विजुलाइज करने का कि हमारा रेकरेंस कैसे आइटरेट हुआ था उसको, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ की तरह नहीं लिखती, पॉइंट्स में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ओके। सो बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंट होती है किसकी? जो हमारा रेकरेंस रिलेशन है उसकी, जो क्या शो करता है? हमारा रेकरेंस बाउंड्री कंडीशंस तक डिवाइड किया गया है, ये वाला रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। क्या दिखाता है? रनिंग टाइम किसका? किसी भी डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गो का, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है ना वो है आपका मास्टर मेथड। क्या है? मास्टर मेथड, ठीक है। अब देखो मास्टर मेथड में क्या होता है, ये हमें ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड प्रोवाइड, मतलब कि ये मास्टर मेथड जो है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मेथड प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या करते हैं? रेकरेंसेस सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप बेसिकली यही लाइन लिख सकते हो, द मास्टर मेथड प्रोवाइड अस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। मेथड क्या किस लिए प्रोवाइड करता है? सॉल्विंग रेकरेंस। देखो मैं ऐसे इसीलिए लिख रही हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा लिख के उसको आपको ऐसे ऐसे भी समझा सकती हूँ। मैं इसको इसीलिए लिखती हूँ ताकि मेरे बोलने के साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ये समझ सको कि जो हम बोल रहे हैं हम उसी को लिख भी रहे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है यही रेक्टिफिकेशन करके जानी है, अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को लिखना सीखो, ठीक है। जो मैं अगर मैंने आपको समझा दिया तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, ठीक है। रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब हम इसकी फॉर्म देखते हैं। ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज होती है? देखो टी ऑफ एन ए टी एन बाय बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। ये हमारा अगेन हमारा 1 से ए हमारा बड़ा होता है और b से 1, मतलब b जो है 1 से बड़ा होता है। ये जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एफ ऑफ एन होता है ना, ये हमारा टोटली हमारा ये देखो असिम्प्टोटिकली जो हमने अपनी नोटेशंस में पढ़ा था, ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेसिकली क्या मेथड प्रोवाइड करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का। कौन सी फॉर्म? ये वाली फॉर्म, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन प्रोवाइड करता है। बस अभी इतना सा लिखा मैंने। अब देखो बेसिकली मास्टर मेथड की ना एक और खास बात है, ये हमें कुक बुक मेथड प्रोवाइड करता है सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन के लिए, ठीक है। अब कौन सी फॉर्म भाई? यही वाली फॉर्म, ठीक है। अब देखो मैं इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिख रही हूँ, बाकी की आप लिख लेना। Master methods provides a cookbook method. Cookbook method for सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन, आगे लिख लेना सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म दिस, जहाँ पे कांस्टेंट यही है, ठीक है। इतना पार्ट लिख लेना। लेकिन अब इस मास्टर मेथड में हमें ना कुकबुक मेथड में क्या होता है, मतलब कि मास्टर मेथड में क्या होता है, हमें हमारी वैल्यूज को जो है हमेशा कंपेयर करना होता है, ठीक है। वैल्यू जो हमारी फंक्शन ऑफ एन की आती है ना, एफ ऑफ एन की, किससे कंपेयर करते हैं? एन लॉग ए बी से, ठीक है। हम इसीलिए कंपेयर कर सकते हैं कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा केस हमारा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम इसी लाइन को लिख भी लेते हैं नोट्स में अपने। इन मास्टर मेथड वी हैव टू ऑलवेज कंपेयर द वैल्यू ऑफ f of n with n log b a to decide which method in which case is applicable, ठीक है। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम हमारी इसीलिए यूज होती है
इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रेकरेंस रिलेशन की, डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम की इन अ सिंपल एंड क्विक वे। ये लाइन लिख लेना पूरी नीचे जो भी मैंने बोली है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, ऑफ रेकरेंस रिलेशन की, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर की। तो ये फ्रेंड्स हमारे 3 मेथड थे जो हमने आज देखे। इन 3 मेथड में हमने ये पढ़ा कौन कौन से मेथड्स है रेकरेंस रिलेशन के, रेकरेंस रिलेशन होता क्या है, उसको पूरा सॉल्व कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अभी तक हमने ये सब देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें कोई और एल्गोरिदम की बात करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल नैपसैक की। और हाँ, इसके साथ साथ ही आपका मे बी ब्लॉक 1, हाँ यस, आपका यहाँ पे ब्लॉक 1 पूरा फिनिश हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्लॉक 1 आपका फिनिश हो गया है, ठीक है, 6 डेज में। लेकिन इतनी कॉन्ग्रेचुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने आप को तब करो जब आप लोग ये अच्छे से कर लो। अगर अभी भी कोई डाउट है ना, तो प्लीज़ पीछे जितना मैंने पढ़ाया उसको जाके रिवीजन करो, तब ब्लॉक 2 पे आओ। कोई भी डाउट के साथ ब्लॉक 2 पे जंप मत करो, ठीक है, वरना सब कुछ मिक्स होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बाय।